गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा कर चुके हैं शक्ति की अवधारणा के बारे में, शक्ति के विभिन्न रूप, शक्ति के सिद्धांत। फिर हमने अगला टॉपिक लिया सत्ता, सत्ता का अर्थ, सत्ता की परिभाषाएं बायरस्टीन व हेनरी फेयोल के अनुसार। उसके बाद में सत्ता पालन के महत्वपूर्ण आधार क्या क्या है वो पढ़ा। फिर मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार, और आज हम चर्चा करेंगे आपसे वैधता के बारे में, लेजिटिमस। प्यारे विद्यार्थियों, लेजिटिमस से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शक्ति, सत्ता, वैधता, ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो शक्ति, सत्ता जब हमने पढ़ लिया, इनका जब अंतिम तत्व पढ़ेंगे वैधता, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर बात की जाए वैधता की, तो वैधता शब्द जो हैं लेजिटिमस, लैटिन शब्द का अर्थ लॉफुल या वैधानिक होता है। वैधता को अंग्रेजी में भी लेजिटिमस कहते हैं। लेजिटिमस शब्द जो है विद्यार्थियों, वो लैटिन भाषा का है। लेजिटिमस ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है लॉफुल, और लॉफुल का मतलब होता है वैधानिक। ये तो इनका शाब्दिक अर्थ हुआ, लॉफुल या वैधानिक। अब अगर चर्चा की जाए विद्यार्थियों, तो इनका सामान्य अर्थ, वैधता का अर्थ, वैधता का सामान्य अर्थ सहमति से हैं, सहमति से हैं। औचित्यपूर्ण, वैधता का मतलब औचित्यपूर्णता भी है। तो वैधता का सामान्य अर्थ अगर लिया जाए तो वो किससे हैं? सहमति से हैं। अब सहमति किसके बीच में? यह सहमति शासक व शासितों के मध्य है। शासक व शासितों के मध्य है। यह सहमति किसके मध्य होती है? शासक और शासितों के मध्य सहमति बन जाती है इस वैधता के माध्यम से। शासक की बात को आज्ञा पालन के लिए जनता सहमत हो जाती है। क्यों? क्योंकि शासक के पास, सत्ता के पास क्या है? वैधता है। इसलिए वैधता का सामान्य अर्थ सहमति से है, लेकिन यह सहमति जो है विद्यार्थियों, ये शासक और शासित दोनों के मध्य हैं, और इस सहमति से ही वैधता और मजबूत होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो वैधता से संबंधित कुछ तत्वों की बात करें, जैसा कि ग्रीन ने भी कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन ने क्या कहा था? राज्य का आधार
राज्य का आधार इच्छा है, राज्य का आधार क्या है? इच्छा है, शक्ति या दबाव नहीं, शक्ति या दबाव नहीं। यानी राज्य लोगों की सहमति से, इच्छा से बना है। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया, इसलिए इच्छा महत्वपूर्ण है, लोगों की शक्ति या बल या दबाव नहीं। राज्य का आधार इच्छा है, बल प्रयोग नहीं, या शक्ति या दबाव नहीं। तो ये जो ग्रीन ने कहा, ये कहीं न कहीं आज महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अब अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो वेदता वह तत्व है, वेदता वह तत्व है जो शक्ति को सत्ता में बदलता है, शक्ति को सत्ता में बदलता है। क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि शक्ति प्लस वेदता, शक्ति प्लस वेदता बराबर सत्ता। अब ये सत्ता कब बनेगी? जब शक्ति के साथ में क्या इंक्लूड होगा? लेजिटिमस होगा। अगर इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो शक्ति शक्ति रहेगी, उनको हम सत्ता का रूप नहीं कह सकते। और लोग शक्ति के आधार पर नहीं, उसमें वेदता निहित होती है, इसलिए वे किसका पालन करते हैं? सत्ता का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता वेदता के प्रभाव को बढ़ाता है, वेदता के प्रभाव को बढ़ाता है। विद्यार्थियों, अगर बात की जाए वेदता के प्रभाव की, तो हमारे सामने यह बात उभर करके सामने आती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा तो वेदता का प्रभाव और बढ़ेगा, वेदता का प्रभाव और बढ़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वेदता के प्रभाव को बढ़ाना है तो ये लोगों की सहभागिता होगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि लोग इस सरकार को लेजिटिमस या वेदपूर्ण मान रहे हैं, इसलिए वो बढ़ चढ़ करके सरकार के कार्यों में भागीदारी निभा रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, अगर बंदूक की नोक पर चुनाव करवा दिया जाए कि हाँ, चुनाव में जैसे परवेज मुशर्रफ ने करवाया था कि हाँ ये जीत गई, वो नहीं। जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब वो सरकार क्या होगी? वेद सरकार होगी। अगली बात करें विद्यार्थियों, तो वेदता शक्ति व सत्ता के मध्य की कड़ी है, शक्ति व सत्ता के मध्य की कड़ी है। अब अगर बात की जाए लेजिटिमस की, तो यह शक्ति और सत्ता के मध्य की कड़ी है, इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है। शक्ति तब तक कोई काम की नहीं जब तक उसमें वेदता नहीं है, क्योंकि वो सत्ता का रूप नहीं ले सकती, उसके पास में अथॉरिटी नहीं है, ओनली फॉर पावर, जो है बिना अथॉरिटी के कोई काम का नहीं है।
अब शक्तिशाली तो कोई बलशाली व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, वेदता नहीं है। अब अगर बात की जाए तो वेदता जो है शक्ति व सत्ता के मध्य एक कड़ी का काम करती है। वेदता के साधनों की बात करें, वेदता के साधन, किससे वेदता प्राप्त होती है? तो वेदता के साधनों की बात करें तो मतदान, जनमत, सहमति, संचार आदि, ये विद्यार्थियों वेदता के साधन हैं। लोग मतदान में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और जनमत, जनता का मत है, लोग सरकार बनाने में सहमत है, और कम्युनिकेशन की बात करें तो इन सभी के माध्यम से वेदता प्राप्त की जाती है। मतदान के अंदर जिनको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए उनको बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने अधिक सीटें जिन्होंने प्राप्त की, इन्होंने सरकार बनाई, तो वो सरकार क्या होगी? वेद होगी, क्योंकि उन्होंने मतदान में अधिक मतदान प्राप्त किया, जनमत प्राप्त किया, लोग सहमत है, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन जो बना वो एक वेदता के साधन के तौर पे उभर करके सामने आई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर वेदता के कॉन्सेप्ट की बात करें, ये लेजिटिमस लैटिन भाषा का शब्द जो लॉफुल जिसका अर्थ होता है वैधानिक, तो ये सामान्य अर्थ सहमति से हैं, और ये सहमति शासक व शासितों के मध्य है। जैसा कि ग्रीन ने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, बल प्रयोग नहीं, ठीक है ना, शक्ति या दबाव नहीं, बल प्रयोग नहीं। वेदता वो तत्व है जो शक्ति को किसमें बदलता है? सत्ता में बदलता है। बिना इनके वेदता के शक्ति सत्ता में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी राजनीतिक सहभागिता जो है वेदता के प्रभाव को बढ़ाता है। वेदता शक्ति व सत्ता के मध्य की क्या है? एक कड़ी है। और वेदता के साधन जो हैं मतदान, जनमत, सहमति, संचार, ये इनके साधन हैं। अब अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो हम ये चर्चा करेंगे कि तीनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने शक्ति के बारे में पढ़ा, फिर हमने सत्ता के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने जो हैं अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? वेदता के बारे में पढ़ा, लेजिटिमस के बारे में पढ़ा। अब इन तीनों के अंदर क्या अंतर संबंध है? तीनों जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, शक्ति, सत्ता, वेदता, इनमें क्या अंतर संबंध है? तो वो हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। शक्ति, सत्ता व वेदता में अंतर संबंध, वेदता में अंतर संबंध, इन तीनों के अंदर क्या अंतर संबंध है विद्यार्थियों? परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन कि शक्ति, सत्ता, वेदता के अंदर अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो शक्ति, सत्ता, वेदता, ये तीनों अवधारणाएं घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी
शक्ति हो, सत्ता हो, वेदता हो, ये तीनों अवधारणाएं विद्यार्थियों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात करें, शक्ति में वेदता के समावेश के बाद, शक्ति में वेदता के समावेश के बाद शक्ति में वेदता के समावेश के बाद सत्ता का रूप सामने आता है। सत्ता का रूप सामने आता है। और अगली बात करें विद्यार्थियों, शक्ति के बिना समाज में शांति, खुशहाली, की स्थापना, शक्ति के बिना समाज में शांति, खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। अगली बात करें, समाज में व्यवस्था बनाए रखने में शक्ति व सत्ता एक दूसरे की पूरकता की भूमिका निभाती हैं। अगली बात करें विद्यार्थियों, तो ये बात सामने आती है कि शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता म्यान में रखी तलवार है। म्यान में रखी तलवार है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकाला जाता है। अगली बात करें विद्यार्थियों, जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है, जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है, तो वह उनका अधिकार बन जाता है। वह उनका अधिकार बन जाता है। अगली बात करें, सत्ता में वेदता के कारण ही जनता
आज्ञा पालन करती है, आज्ञा पालन करती है। अब इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए विद्यार्थियों। यानी शक्ति, सत्ता, वेदता, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमस, थ्री वर्ड इंटर रिलेटेड, तीनों ही अंतर संबंधित है। क्योंकि विद्यार्थियों हमने प्रारंभिक सूत्र में भी यही पढ़ा था कि शक्ति प्लस वेदता बराबर सत्ता। ये जब तक शक्ति में वेदता नहीं है वो सत्ता नहीं बन सकती, और सत्ता में जब वेदता नहीं है तो वो सिर्फ शक्ति ही है, और सत्ता के अंदर सिर्फ वेदता है और शक्ति नहीं है तो कुछ अराजक असामाजिक तत्व सत्ता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। वहां तो लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, वहां तो आपको पावर भी दिखाना पड़ेगा। तो सिर्फ अगर वेदता और सत्ता की बात कर ले तो बिना शक्ति के भी आज कलयुग के अंदर व्यवस्था चलने वाली नहीं है, पावर की भी जरूरत होती है। अब विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो शक्ति, सत्ता, वेदता, ये तीनों कॉन्सेप्ट घनिष्ठ रूप से विद्यार्थियों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन तीनों के इंटर रिलेटेड होने के अलावा ज्यादा महत्व नहीं है। सिर्फ व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन वेदता नहीं है तो कुछ समय तो डर के मारे उनकी आज्ञा का पालन कर लेंगे, लेकिन वो आज्ञा पालन लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा। अब अगर बात की जाए तो शक्ति, सत्ता, वेदता, ये तीनों अवधारणाएं विद्यार्थियों घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शक्ति में वेदता के समावेश के बाद सत्ता का रूप सामने आता है, क्योंकि जब तक शक्ति में वेदता का समावेश नहीं होगा तब तक वो सत्ता में कन्वर्ट नहीं होगी। और शक्ति के बिना देखिए आज सभ्य समाज के अंदर विद्यार्थियों बिना शक्ति के शांति और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। या तो लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए भी घर घर, गली गली, ठीक है ना, गांव गांव जो हैं पुलिस बल तैनात करना पड़ता है। यानी बिना शक्ति के विद्यार्थियों समाज में जो है शांति खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। अब समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति और सत्ता दोनों एक दूसरे की भूमिका में होते हैं, क्योंकि सिर्फ समाज में शक्ति जो है बल प्रयोग के माध्यम से स्थापित नहीं हो सकती, और सिर्फ समाज में व्यवस्था एक सत्ता होने से नहीं होगी। यानी सत्ता का भी होना आवश्यक है और आवश्यकता पड़ने पर वहां शक्ति का प्रयोग भी करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से एक इंटर रिलेटेड अवधारणा है जो एक दूसरे के बिना अधूरी नजर आती है। और अगर वास्तव में बात की जाए तो शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता म्यान में रखी हुई तलवार है जिसे आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकाला जाता है। एक विद्यार्थियों नंगी तलवार होती है, बिना सोचे समझे कभी भी किसी को किसी पे चला लिया, और एक म्यान में रखी हुई तलवार होती है तो उन्हें आवश्यकता होती है तो ही म्यान से बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही कहीं पड़ी है या कहीं हाथ से गिर गई और कहीं लग गई, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब शक्ति तो क्या है, नंगी तलवार है, जब चलाना हो चला लिया। तो शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता एक म्यान में रखी हुई तलवार है, बिना सोचे समझे उनका उपयोग नहीं किया जाता। तो सत्ता जो है बल प्रयोग कब करती है, अनावश्यक तरीके से नहीं करती कि जब मर्जी हो पुलिस वालों को छूट दे दी, जो मिले डंडे लेकर के खड़े हो जाओ, जो आए उनके ऊपर डंडे बरसाते रहो।
यानी कहने का मतलब वे कारण जानेंगे, औचित्य जानेंगे, बिना कारण किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। तो शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता क्या है? म्यान में रखी हुई तलवार है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है तो वो उनका क्या बन जाती है? अधिकार बन जाती है। शासक के पास में शक्ति है, शक्तिशाली था, लेकिन अब उनके पास में अथॉरिटी है, सत्ता है। तो जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है तो वो उनका क्या बन जाता है? राइट बन जाता है। वो उन शक्ति का प्रयोग करना अपना क्या समझता है? अधिकार समझता है। और जब तक सत्ता नहीं है, सिर्फ शक्ति है, तो उनका प्रयोग करना उनका अधिकार नहीं है। और सत्ता में वेदता के कारण ही विद्यार्थियों, जब सत्ता के अंदर वेदता होती है तो ही लोग उनका आज्ञा पालन करते हैं, सरकार का आज्ञा पालन करते हैं कि सरकार का जो ऑर्डर है वो गलत नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थियों शक्ति, सत्ता, वेदता, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं और बिना इनके एक के बिना दूसरे का महत्व इतना नहीं है। जैसे सत्ता, जब तक शक्ति में वेदता नहीं है तब तक वो सत्ता नहीं हो सकती। इस प्रकार से विद्यार्थियों शक्ति, सत्ता, वेदता तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं और ये जो हैं परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। इस प्रकार से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। शक्ति, सत्ता और वेदता तीनों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब इनसे संबंधित कौन कौन से बड़े क्वेश्चन जो हैं आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा? शक्ति का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब शक्ति के कॉन्सेप्ट में से कौन से बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? छोटे सवालों की तो बात अलग है, शक्ति का अर्थ बताइए, कैटलिन के अनुसार शक्ति की परिभाषा बताइए, ऑर्गेन्स्की के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी, ठीक है ना, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक किसकी है, ये छोटे छोटे सवाल है शक्ति से संबंधित है, ठीक है ना, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जिनको बोलते हैं वो क्वेश्चन हुए। या आपको पूछ लेंगे ऑर्गेन्स्की के अनुसार या बायरस्टीड के अनुसार शक्ति की परिभाषा बताइए। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उनका वास्तविक प्रयोग। ये शक्ति के बारे में परिभाषा किसकी है? ऐसे जो हैं आपको अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो आपको पूछ लेंगे शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो पहले शक्ति किस प्रकार किस रूप में थी? सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी, आज पॉलिटिकल पावर महत्वपूर्ण है। फिर उनकी परिभाषाएं, ठीक है ना, ये शक्ति की अवधारणा है। फिर शक्ति के रूप, 2 नंबर का सवाल पूछना है तो एक शक्ति के बारे में पूछ लेंगे, राजनीतिक शक्ति क्या है। 4 नंबर का पूछना है तो शक्ति का अर्थ बताते हुए शक्ति के रूप लिखिए। तो 3 रूप है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। फिर आपको पूछ लेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछना है तो शक्ति की संरचना के विभिन्न सिद्धांत समझाइए। 4 सिद्धांत हमने पढ़ा, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। फिर शक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर। सत्ता, 1 नंबर के क्वेश्चन में पिछली बार जैसे पूछ लिया, बायरस्टीड के अनुसार सत्ता की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना, या हेनरी फेयल के अनुसार। तो बायरस्टीड ने कहा कि सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, हेनरी फेयल ने कहा आदेश देने का अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है, ठीक है ना। ये परिभाषाएं पूछ सकते हैं आपको। या आपको पूछ लेंगे सत्ता पालन के आधार समझाइए। 4 आधार है। सबसे पहले विश्वास, एक रूपता,
लोकहित और नंबर 4, सबसे पहली बात विश्वास, एकरूपता, विश्वास, एकरूपता, लोकहित। लेकिन चौथा जो है वो महत्वपूर्ण है। जब ये तीनों काम नहीं करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो दबाव की भाषा ही समझते हैं, इसलिए चौथा भी है दबाव। फिर बात करें मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, तर्क संगत सत्ता या कानूनी सत्ता। 1 नंबर का पूछे तो आपको पूछ लेंगे कौन सा सत्ता का रूप सर्वश्रेष्ठ है, तो कानूनी और तर्क संगत जो है सत्ता का सर्वश्रेष्ठ रूप है। फिर वैधता के बारे में, वैधता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो अभी हमने पढ़ा लेजिटिमस किस प्रकार से जो है पूरी अवधारणा पढ़ी है हमने, ये तो वैधता वाला थोड़ा छोटा है कॉन्सेप्ट। अब तीनों के अंदर अंतर संबंध बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। शक्ति, सत्ता, वैधता के अंदर अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये बातें विद्यार्थियों आपको अंतर संबंध के तौर पे लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम थर्ड चैप्टर जो है धर्म के बारे में पढ़ेंगे।